प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा पर। एसएससी अड्डा नहीं, आज एसएससी अड्डा तो बेटा मैं इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज आपका परिवार 7 मिलियन का हो गया। एक खुशी, एक चेहरे की चमक, एक रौनक ये आपको दिखा रही होगी कि आज आपका परिवार, आपका अपना परिवार, राम राम सारे भाइयों ने, ये परिवार हो चुका है 70 लाख का। परिवार जितना बड़ा होता है जिम्मेवारी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है परिवार के प्रत्येक सदस्य पर। आप भी परिवार के सदस्य हैं और बच्चों आपकी भी जिम्मेवारी इतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। ये क्लास वो क्लास है बेटा जो दोपहर में 3 बजे अखंड बैच की क्लास होती है। ये वो क्लास आपकी चल रही है क्योंकि आपको पता होगा कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो वो क्लास आपकी यहाँ पर शेड्यूल कर दी गई है। अब इसमें बेटा टॉपिक क्या है आपका, व्हाट इज द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, भारत में कृषि क्रांति क्या है। तो कौन कौन सी कृषि क्रांति है, जैसे नीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध, गोल क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध, आपका गुलाबी क्रांति का संबंध, आपकी पीली क्रांति का संबंध, ग्रीन रिवोल्यूशन, बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हैं जहां से डायरेक्ट सवाल आता है। तो बच्चों मैं इस टॉपिक की आपको जो कराने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान देना जरा। मैं इस टॉपिक पर सबसे पहले आपको बता दूं, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। मैं इस टॉपिक पर आपको क्या कराने वाला हूं बेटा, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, जिससे ये जल्दी से खत्म हो जाए, है ना। और बच्चों सर जी बैच कब से स्टार्ट होगा, हो जाएगा जब स्टार्ट होगा यार। बस मैं तो आपको इतना बता देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे मैंने प्रज्ञान बैच में झंडे गाड़े हैं तो एक और प्रज्ञान बैच में आपके लिए लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी। आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप लोगों के लिए मैं एक और प्रज्ञान बैच लेकर आ रहा हूं। चलो साथी, भैया क्रांतियां क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर मैं क्रांति की बात करूं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले आप यहां देखिएगा, कृषि को अपने प्रारंभिक मूल से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना ही कृषि क्रांति कहलाती है। आप लोगों को फिर से बता दूं, हाँ थ्योरी तो करवा रहा हूं बेटा 3 बजे वाले बैच में, उस बैच में थ्योरी करवाऊंगा कल्पना। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, कृषि का अपने प्रारंभिक मूल से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, कृषि कहलाता है। पहला पॉइंट तो ये देख लीजिएगा। आपको फिर से बता दूं कि जो हमारी पुराने समय में कृषि हो रही थी उस कृषि को डेवलप करना ही हमारा क्या कहलाता है, कृषि क्रांतियां कहलाता है। अगर मैं बात करूं यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ये देखिएगा साथियों, कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोज, आविष्कार, अनुसंधान संस्थान, जैसे आपसे पूछता है बताइए आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, एक सवाल तुम्हारे पेपर में जरूर आता है। आपका प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है, इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा सकती है। आपको पता होगा अगर कोई बच्चा गांव का रहने वाला है, जैसे कि आपसे एक सवाल पूछता है, पहले 1 बीघा खेत में सिर्फ 2 कुंटल या 1.5 कुंटल चावल हो रहे हैं, अब आपने देखा तो अब 5 कुंटल हो रहे हैं, यानी कि कृषि को भी डेवलप किया गया है। कृषि को भी क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरे प्रज्ञान बैच के साथ जुड़े थे, सच बताओ। आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरे प्रज्ञान बैच के साथ जुड़े थे बच्चों। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग जुड़े हैं तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं बहुत खुश हूं आज। उसका कारण क्या है कि पूरा जो कुछ मैंने पढ़ाया वो सब कुछ दिल्ली पुलिस में एज इट इज वही क्वेश्चन आए हैं। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर आया 10 नंबर का, कितने का बच्चों, कंप्यूटर आया कितने का, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे और बेटा 10 के 10 क्वेश्चन उस बैच से आए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन उस बैच से आए हैं। आपको पता है जीएस आई थी 50 क्वेश्चन की, जीएस 50 क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन इस बैच से आए हैं, 35 प्लस क्वेश्चन।
और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दोस्तों एक ऐसा बैच जो मैंने मात्र 140 रुपए में लॉन्च किया था, उस बैच में बेटा मजा आ गया, दिल खुश कर दिया बच्चों, है ना। चलो तो वेरी गुड मॉर्निंग भैया जी। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति इसके उदाहरण है। जैसे सवाल पूछता है कि सर बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है, और हरित क्रांति का जो इफेक्ट पड़ा था वो भारत के किस किस राज्यों में पड़ा है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, करूंगा बेटा प्रद्युमन करूंगा। आपको पहले मैं ये बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये जो हरित क्रांति है इसका प्रभाव पड़ा था कहां पर, हरियाणा। इसका जो प्रभाव पड़ा था हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ा था, जो कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है ना। कई बार आपके पेपर में ये सवाल आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे और अच्छी तरीके से जवाब भी दिया करेंगे। चलिए अगला सवाल देखो दोस्तों। मैं अगले सवाल पर अगर आपको लेकर आता हूं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बेटा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, इसने यहां जरा मुझे बताएंगे आप। ये जो मैंने आपके सामने लिखा व्हाइट रिवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। मैंने इसी तरह इतना पूछा है बेटा। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दूध से। किससे बच्चों, दूध से। अगला अगर मैं पूछूं नीली क्रांति का संबंध किससे है, बताइए ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है। भैया तो मिल्क प्रोडक्शन से होगी, चलो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नीली क्रांति का संबंध किससे है। अगर नीली क्रांति की बात करूं तो ये हो जाएगा मछली उत्पादन से। क्या हो जाएगा बच्चों, मछली उत्पादन से। अगला सवाल देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। ध्यान रखना जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं इन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और हाँ, आज आपकी 2 क्लास होंगी, आज आपकी 2 क्लास होंगी। आप लोगों को शेड्यूल में भी दिख रहा होगा, एक क्लास आप 9 बजे कर रहे हैं और एक क्लास आपकी जो होगी वो दोपहर 3 बजे होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आपकी इस वीक जो क्लास चलेंगी वो 2 क्लास चलेंगी। एक क्लास चलेगी सुबह 9 बजे और एक क्लास चलेगी 3 बजे। 9 बजे वाली क्लास में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी और 3 बजे वाली क्लास में आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों ये जरूर ध्यान रखिएगा, 3 बजे हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, 9 बजे हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। बच्चों जल्दी जल्दी आपका कोर्स खत्म करना है, इसलिए मुझे आपकी 2 क्लास लेनी पड़ रही है। सवाल नंबर नेक्स्ट मैं आपकी स्क्रीन पर यहां लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति गेहूं चावल उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1966-67 में की गई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1966-67 में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे भारत में 1966-67 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अंजलि वर्मा कह रही है 5th। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तीसरी, चौथी, 5वीं या छठी। बताइए क्या आंसर आएगा। अंजलि कह रही है 5वीं, स्नेहा कह रही है तीसरी। अब अपने अपने सभी जवाब दीजिएगा। इन दोनों ने अपने तर्क रख दिए हैं, सर तीसरी और 5वीं हो सकती है। ओके ओके ओके। रविंदर कह रहे हैं तीसरी। आप लोगों को बता दूं, काव्या कह रही है तीसरी। मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे छोटे भाई बहनों, आपको बता दूं आप सब बच्चों का आंसर गलत है। आप सब बच्चों का आंसर गलत है। उसका कारण क्या है, कारण मैं आपको बता दूं कि 1966 से लेकर 67 तक हमारे भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना थी ही नहीं। बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 1966 से लेकर 1969 तक हमारे भारत में क्या रहा है, योजना अवकाश। हमारे भारत में क्या रहा है दोस्तों, हमारे भारत में योजना अवकाश रहा है। और जब योजना अवकाश रहा है तो दोस्तों फिर कैसे तीसरा और 5वां आपने आंसर दे दिया। आप लोग कुछ सोचते हो या नहीं सोचते, बस जवाब देना है आपको। तुक्का लगाने के लिए थोड़ी ना आए हो आप क्लास में कि इसका आंसर 3 लगाओ या 5 लगाओ। सॉरी बोलो सारे कान पकड़कर, मेरी मेहनत तुम लोग व्यर्थ कर दोगे ऐसे। सारे बच्चे सॉरी बोलो, जिनका काव्य, अंजलि, चिराग, श्रीकांत, सब जो करा मैं अंजलि के साथ हूं, सारे सॉरी बोलो। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैंने ना पढ़ाया होता तो मेरी गलती होती, लेकिन पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है बच्चों, है ना। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना जरा इस बात को। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था दिल्ली पुलिस में,
योजना बनाने की धारणा किस देश, पंचवर्षीय योजनाओं की धारणा किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजनाओं की धारणा किस देश से ली गई है? सच बताना बच्चों, क्या ये सवाल आपको नहीं पढ़ाया गया था? चिराग जरा मुझे बताइएगा, पंचवर्षीय योजना बनाने की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्या मैंने ये सवाल आपको नहीं पढ़ाया था? बच्चों, आप लोग अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मुझे क्या लगेगा? मुझे ये लगेगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं रहे। यूएसएसआर मैंने आपको खूब अच्छे से पढ़ाया था, या फिर आप रूस आंसर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने तुम्हें सब पढ़ाया था बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं क्या लेकर आ रहा हूं जो तुम्हारे लिए जरूरी है, वो देखिएगा आप जरा। भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये ध्यान रखना, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और इनसे क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ है। देखिए, भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और यह सवाल पेपर में पूछा गया कि एम.एस. स्वामीनाथन किस राज्य के रहने वाले हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे और ये केरल के रहने वाले हैं। ये कहां के रहने वाले हैं बच्चों? ये एम.एस. स्वामीनाथन कहां के रहने वाले? केरल के। अब जब केरल की बात आ गई तो केरल से 3 सवाल पूछे दिल्ली पुलिस में। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों केरल की, तो केरल से 3 सवाल पूछे हैं। अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो केरल से 3 सवाल पूछे दिल्ली पुलिस में। पहला, पूरे भारत में साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य की है? लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस राज्य का है? आंसर केरल। सवाल पूछा कथकली भारत के किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कथकली किस में हो जाएगा? आपका आंसर केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? केरल हो जाएगा। दोस्तों बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और कारण सिर्फ इतना है कि मुझे 3 मिनट 4 मिनट के लिए क्लास से जाना पड़ेगा। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, मतलब स्थिति थोड़ी नाजुक है। मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा, बस मैं 5 मिनट में आता हूं। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि वोमिटिंग होने वाली, बस 5 मिनट। आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं 5 मिनट में आता हूं।
हेलो बच्चों, आई एम रियली सॉरी कि आपकी 5 से 6 मिनट ये व्यर्थ हो गई आज। कोई बात नहीं, मैं कल 5 से 6 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है ना। तो आपके पेपर में कल एक सवाल पूछा गया था केरल से लेकर कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो वो केरल है। कथकली भारत के किस राज्य का क्लासिकल डांस है, तो वो भी आपका आंसर केरल है। चलिए, तो मैं अब अपने टॉपिक पर आपको लेकर चल रहा हूँ। वो टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे थे आपको ग्रीन रिवोल्यूशन। हम लोग क्या पढ़ा रहे थे आपको? ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है भैया। जब मैं ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा था तो इसकी शुरुआत या इसके जनक जो माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन को माना जाते हैं। MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द इंडिया। बेटा कई बार आपके पेपर में ये लाइन पूछी जा चुकी है। ये लाइन कई बार आपके पेपर में डायरेक्टली आ चुकी है, ये वाली लाइन। अब पता नहीं आप लोग ठीक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन ये आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है भैया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्में, मेरे प्यारे साथियों, बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादें, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। और जिससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो गेहूं पर पड़ा है और प्यारे बच्चों वो पड़ा है चावल पर। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा बच्चों, अगर किसी साथी को पता हो, कोई बच्चा गांव का रहने वाला हो, तो वो इस सवाल का जवाब जरूर दे सकता है। पहले आपने देखा होगा जो सिंचाई होती थी, सिंचाई किस किस से होती थी बच्चों? अगर मैं सिंचाई की बात करता हूं तो सिंचाई किससे होती थी? आप जानते हो सर, सिंचाई होती थी नहर से। किससे होती थी? नहर से होती थी, नालों से होती थी, बंबों से होती थी। लेकिन आजकल क्या है? आजकल ट्यूबवेल लगी हुई है। आजकल क्या है? मोटर की व्यवस्था है, बिजली है, आप आराम से अपने खेत में पानी चला सकते हो। यहाँ वीक में एक दिन पानी मिलता था आपको। यहाँ आपको वीक में एक दिन पानी मिलता था कि भाई आज मंडे है तो आज पवन मोरल का दिन है, आज वो अपने खेत में पानी करेगा। लेकिन जब आपके खेत में कुएं से, नहर से पहले जब पानी चलता था ना, तो टाइम बंधे होते थे कि आज तुम कर पाओगे, कल तुम कर पाओगे, कल तुम कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, आज तुम्हारे खेत में ट्यूबवेल लगी हुई है तो एक एक गिला आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बच्चों आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो आप दिन में 2 बार 3 बार पानी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको टैक्स भी देना पड़ता था। यहाँ आपको, अगर आप बम्बे से, नहर से अगर करते थे दोस्तों, आपको क्या करना पड़ता था? आपको टैक्स भी देना पड़ता था, है ना भैया। गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग। चलिए, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। अगर बात की जाए विश्व स्तर पर, दोस्तों अगर मैं विश्व स्तर पर बात करता हूं, देखिए भारतीय स्तर पर अगर पूछता हो तो आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बतानी है कि भारत पर MS स्वामीनाथन है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं विश्व स्तर पर बात करता हूं, वर्ल्ड लेवल पर मैं विश्व स्तर पर बात कर रहा हूं, तो हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर बात की जा रही है कि सर किसकी, ये बात की जा रही है साथियों किसकी, विश्व स्तर पर, तो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को। किसको माना जाता है बेटा? नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है बच्चों। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। तो वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो मैक्सिको के रहने वाले नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगर भारतीय लेवल की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन, केरल। दोनों पॉइंट याद हो गए। इन्होंने भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया है, इन्होंने विश्व स्तर पर काम किया है, और यही सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। यही सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। हाँ, अभी भी बहुत जगह ऐसा आपने देखा होगा कि जहां झील से, नालों से, बंबों से, नहर से सिंचाई होती है। और पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जहां पर नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, पाकिस्तान में। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, ये जो मैक्सिको है ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है? ये छोटा सा सवाल है आपके लिए। मैक्सिको जहां पर सबसे ज्यादा चांदी होती है, क्या होती है? चांदी। यहाँ पर सबसे ज्यादा चांदी होती है दोस्तों, है ना। तो आपको ये बताना है नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में, इतना पॉइंट आपको बताना है बस। तो बच्चों एक सवाल आपके पेपर में पिछली बार पूछा गया था, GD का एग्जाम था, और उस एग्जाम में ये था कि जो नॉर्मन बोरलॉन्ग है वो किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? सवाल ये था बेटा, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सवाल था बेटा, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा भैया? जो बोरलॉन्ग पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपने बताना है। तो साथियों ये ध्यान रखना, ये जो पुरस्कार है ये कहां पर दिया जाता है? ये एग्रीकल्चर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है?
कृषि क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो एग्जामिनर का मन होता है पता नहीं वो आपसे क्या पूछ ले। सवाल ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मन बोरलांग कहाँ के रहने वाले हैं, आपने बताया मैक्सिको के रहने वाले हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में बोरलांग पुरस्कार दिया जाता है, कृषि में दिया जाता है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, तो इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति को बढ़ावा देने में सहयोग किया था। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं इनकी, अगर मैं बात करता हूं, देखिए हमारे भारत में 1966-67 आप लोगों ने याद रखा, हमारे भारत में 1966-67 आपने याद रखा। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करता हूं अंजलि, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत सन 1960 में की गई थी, मैक्सिको में हुई थी। और विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछे भारतीय स्तर पर जनक किसको मानते हैं, तो आपका आंसर एम एस स्वामीनाथन आता है। इनसे क्वेश्चन इसलिए बन सकता है, कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई है। सवाल पूछा जा सकता है कि कृषि के किस वैज्ञानिक की हाल फिलहाल में डेथ हुई है जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो विश्व स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मनीला में। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहां है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहां है, जवाब देंगे आप? भाई ये तो आपने बताया कि वर्ल्ड लेवल पर कहां पर है, वर्ल्ड लेवल पर है मनीला में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भारत में चावल अनुसंधान संस्थान, तो बच्चों ये आ जाएगा आपको कहां पर, सर कटक में। कहां पर आ जाएगा, कटक में। और कटक भारत के किस राज्य में पड़ता है बच्चों, कटक भारत के किस राज्य में पड़ता है, इस सवाल का जवाब भी है आपके पास। तो जिसको ना पता हो, कटक पड़ता है उड़ीसा में। कहां पड़ता है, उड़ीसा में। सवाल आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति के बाद किस किस क्रॉप्स को, किस किस फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो आप लोगों का जवाब आएगा सर जी गेहूं और चावल को। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, पहले नंबर पे चावल आप लोग कह सकते हैं और दूसरे नंबर पे गेहूं कह सकते हैं। वैसे गेहूं चावल बराबर भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, जो कि मैक्सिको में हुई, जहां पे चांदी सबसे ज्यादा होती है। और वैश्विक स्तर पर जो हरित क्रांति का जनक है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग को कहा जाता है। और बोरलांग जो पुरस्कार दिया जाता है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कई बार पेपर में सवाल आ चुका है। अगर आपसे पूछे विश्व स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चावल अनुसंधान संस्थान कहा, तो आपने कहा सर मनीला में है। लेकिन मनीला पड़ता कहां है, मनीला ये फिलीपींस में पड़ता है। लेकिन बच्चों हम तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा चावल अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो बेटा ये है आपका कटक में। जबकि भारत में चावल सबसे ज्यादा होता कहां है, बताइए, भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां होता है, गन्ना कहां होता है? स्नेहा, रंजना गुप्ता, ए के गिल, शुभम, काव्या, सुप्रतम। बेटा अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां हो रहा, तो वेस्ट बंगाल में। और अगर आपसे पूछे गन्ना भारत में कहां हो रहा, यूपी में। अगर आपसे पूछे गेहूं कहां हो रहा, तो भी यूपी में। मूंगफली बोले तो गुजरात में, कपास बोले तो आपका महाराष्ट्र में। ये कुछ फसल है जो आपको याद रखनी चाहिए। सेब पूछे, केसर पूछे, तो ये आपका हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कश्मीर और फिर हिमाचल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनता है, यानी कि अब अगर आपके पेपर में हरित क्रांति से कोई सवाल आता है तो क्या आप लोगों का क्लियर हो गया? अगर तुम्हारे पेपर में कल हरित क्रांति से कोई सवाल आता है तो अब आप उसे छोड़ोगे तो नहीं बच्चों? हरित क्रांति से अगर कोई सवाल आ गया तो अब तो छोड़ोगे तो नहीं? क्लियर है ना सारी चीजें? इसके बाद अब तो फोड़ देंगे यार, आप लोगों को आपके भाई ने पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूं बच्चों, क्या, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति देखते ही आपको ऐसा लग रहा है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है बेटा, अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुको।
चलो भैया, तो दोस्तों सवाल आ गया श्वेत क्रांति। श्वेत यानी कि व्हाइट। अब बात किसकी कर रहा है? व्हाइट बेटा, दूध। किसकी बात कर रहा है? दूध की बात कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सर, केसर कहां होता है? तो केसर होता है बेटा आपके जम्मू कश्मीर में। एप्पल कहां होता है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में होता है। अब देखिए बच्चों, दूध के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम श्वेत क्रांति कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना सन 1970 में की गई थी। आप ये बताओ कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी बच्चों? देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। 4th 5 ईयर प्लानिंग कब से कब तक रही थी? तो दोस्तों 4th 5 ईयर। और हाँ, अभी आपको बता दे रहा हूं, कल सुबह, आज तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नोबेल प्राइज। दोस्तों याद रखिएगा, आज 3 बजे आपको पढ़ाने वाला हूं नोबेल प्राइज। लेकिन कल सुबह मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, कल सुबह 9 बजे जो क्लास होगी, बेरोजगारी। बेरोजगारी, ये आप याद रखिएगा। तो बेटा जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी कितने तक? 1969 से लेकर 1974 तक। और यहां पर बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और जब उसने जिस दिन 23 अगस्त 2023 के दिन सक्सेसफुल लैंडिंग किया है बच्चों, तब से लेकर आज तक इसरो हर किसी व्यक्ति की जुबान पर है। इसरो इसरो इसरो। तो आपको पता होना चाहिए इसरो की स्थापना कब हुई? सर 1969 में हुई। 14 और कब सर? 15 अगस्त 1969 को। अगर मैं आपको बता दूं बेटा, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ? सर 1969 में हुआ, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? खुशी, जरा मुझे ये बताओ कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नहीं पता ना, तो लिख लीजिएगा, जिसको ना पता हो, एस सोमनाथ। कौन है बच्चों? जिसको ना पता हो लिख लो, एस सोमनाथ जी है। क्या है दोस्तों? एस सोमनाथ जी। अगले पॉइंट पर आइएगा। ऑपरेशन फ्लड ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऑपरेशन फ्लड ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है बच्चों। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके परिणाम स्वरूप भारत दूध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। आपको बता दूं, दूध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन है? सर भारत है। अगर बच्चों भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है तो पशुओं में भी पहले नंबर पर होगा। बोलो यस या नो। अगर भारत में दूध सबसे ज्यादा हो रहा है तो सीधी सीधी सी बात है, भारत में पशु भी ज्यादा होंगे। बोलो यस या नो। भाई इतना तो दिमाग आप लोग रखते ही हो कि दूध कहां से निकल रहा है? सर पशुओं से। तो सीधी सी बात है, जब हमारे यहाँ पर दूध सबसे ज्यादा हो रहा है तो पशु भी सबसे ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है बच्चों। तो पशु भी सबसे ज्यादा है, और ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है शुभम यार। और दूध भी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है। ऑपरेशन फ्लड आपको याद रखना है, और व्हाइट रेवोल्यूशन आपको याद रखना है। लेकिन श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ये सवाल देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया, फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो बेटा वो कहा जाता है बुर्गेस कुरियन को। किसको कहा जाता है? बुर्गेस कुरियन जी को। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसको कहा जाता है बच्चों? और एक सवाल और दिखवा दूं आपको मैं आज, मिल्कमैन ऑफ द इंडिया। क्या बेटा? मिल्कमैन ऑफ द इंडिया। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया, ये सवाल, एक सवाल आपने पढ़ा होगा बेटा, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया और रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया। ये दो सवाल आपने जरूर पढ़े होंगे अगर आपने चंद्रयान 3 पढ़ा है तो। देखिए ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि मिल्क मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? बुर्गेस कुरियन को। लेकिन रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? और रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? याद रखना, यहां आंसर आ जाएगा के सिवान का। क्या आ जाएगा बेटा? के सिवान को कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया। लेकिन अगर आपसे पूछे रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया तो ये कहा जाता है ऋतु कुरीधल को। ऋतु कुरीधल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पीली क्रांति।
बेटा पीली क्रांति की अगर मैं बात करूं तो पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति का संबंध सिर्फ किससे होता है बेटा? तिलहन से होता है। आप लोगों ने आम भाषा में सरसों सुना होगा। क्या सुना होगा बच्चों? तिलहन की अगर मैं बात करूं तो तिलहन में किस किस फसल को रखा जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। तिलहन में रखा जाता है जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, असली हो गया, और बच्चों ये हो गया आपका मूंगफली, और ये हो गया सोयाबीन। तिलहन वाली जो एक तरीके से मैं बात करूं तो ये सारी जो तिलहन वाली फसलें होती है मैं एक तरीके से कह सकता हूं जिनसे तेल निकलता हो। सोयाबीन, मूंगफली, असली, और ये असली हटाओ यहां से, ये ओरिजिनल कहां से आ गया यहाँ पे, है ना? तो बच्चों ये बात आप याद रखिएगा, सोयाबीन और मेरे प्यारे बच्चों मूंगफली तो है, ठीक है? तो तिलहन के लिए इन सारी लेकिन आजकल आपने देखा होगा तिलहन में तो सिर्फ आप एक ही एग्जांपल पढ़ते हो और वो सिर्फ और सिर्फ सरसों। आप लोग तिलहन के लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल पढ़ते हो और वो क्या है बेटा? सरसों है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पीली क्रांति की शुरुआत भारत में कब मानी जाती है? तो पीली क्रांति की शुरुआत 1986-87 में मानी जाती है, और पीली क्रांति का जो जनक है वो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। ये सवाल आज पहली बार कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ये सवाल आज पहली बार कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कि इस पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को कहा जाता है? सच बताना बच्चों। हो गया? चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1986 से 87 तक हमारे देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1986 से 87 के बीच में हमारे देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? अभी आपको मैंने बताया था कि बेटा देखो 1978 से लेकर 1980 तक, 1978 से लेकर 1980 तक हमारे भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। 1980 से लेकर 1985 तक बेटा आपकी कौन सी रही है? छठी रही है। 1985 से लेकर 1990 तक हमारे भारत में रही है बेटा सातवीं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सर कौन सी चल रही थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। एक कह रहा जी नो प्लान, पगला गए हो का? यहां पे सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था 1969 से लेकर 74 तक ये चली थी आपकी चौथी, और 1974 से लेकर 1978 तक आपकी चली थी पांचवी। मैंने ये देख लो, यहां कोई नहीं, यहां छठी और यहां सातवीं। तो बेटा कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? सातवीं। योजना अवकाश नहीं रहा, बेवकूफी नहीं। नीली क्रांति, अगर मैं नीली क्रांति की बात करता हूं तो बेटा नीली क्रांति जब आप आती है, ब्लू रिवोल्यूशन, आप लोगों का दिमाग सिर्फ एक चीज पर जाता है, फिश प्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल, दीपक चौरसिया बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूं ब्लू रिवोल्यूशन की, तो दोस्तों भारत में नीली क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 85 से 90 के बीच में हुई थी, और 85 से 90 के बीच में हमारे देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी बेटा? सातवीं। कौन सी चल रही थी? सातवीं। और जब भी कभी आपके सामने क्वेश्चन आता है नीली क्रांति को लेकर, आप लोगों का सिर्फ एक ही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा बेटा? फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन, बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज तक आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि नीली क्रांति क्यों शुरू की गई और इसका जनक किसको माना जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन इज द फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि नीली क्रांति का जो जनक माना जाता है वो अरुण कृष्णन को माना जाता है। मैं लिख कर दे सकता हूं, ना तो आपको नीली क्रांति का पता था ना आपको पीली क्रांति। आपको ये तो पता है कि पीली क्रांति का संबंध सरसों से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, लेकिन इनमें से फादर किसी के नहीं पता थे। गारंटी है मेरी इस बात की आपको, है ना? चलो बच्चों सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, गुलाबी क्रांति। अगर मैं गुलाबी क्रांति की बात करूं तो गुलाबी क्रांति से प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। बस आप लोग प्याज और झींगा उत्पादन याद रखिएगा। और इस क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है, इस क्रांति का, ठीक है स्नेहा? अगले पर आइएगा, लाल क्रांति। अगर मैं लाल क्रांति की बात करूं तो ये देश में टमाटर और उत्पादन के लिए है। एक शब्द मैंने छोड़ दिया, पढ़ लीजिएगा आप बच्चों, है ना? और इस क्रांति का जो जनक माना जाता है वो विशाल तिवारी जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? विशाल तिवारी जी को माना जाता है। अगला शब्द आपके सामने ये लिखा दोस्तों। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन।
अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्ण क्रांति या बागवानी उत्पादन विशेषकर शहद और फल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये विशेषकर शहद और फलों के उत्पादन से संबंधित है बच्चों, ये आपको याद रखना होगा। और इस क्रांति का जो जनक माना जाता है वो निरपुक जी को माना जाता है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रजत क्रांति। रजत क्रांति की अगर मैं बात करूं, रजत क्रांति बेटा ध्यान रखना, ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है और इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत की पहली महिला थी, आपको मैं बता दूं बच्चों, भारत की पहली महिला थी मेरे प्यारे साथियों जिन्हें भारत रत्न मिला हो। आप बता सकते हो इन्हें भारत रत्न कब मिला था? इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब मिला था बच्चों? इसने हाँ, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब मिला था? कोई बच्चा बता सकता है? कोई तो बच्चा होगा जो बता सके। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब मिला था? तो बच्चों ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न जो मिला था वो मिला था 1971 में। कब? 1971 में। देखिए एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा, गोल क्रांति का संबंध जो है वो है आलू से। किसे? आलू से। भैया टमाटर भी गोल होते हैं, आलू ही गोल होते हैं क्या? लेकिन ये बात ध्यान रखना, कई बार ऐसे सवाल आते हैं पेपर में जो आप लोग जानबूझकर गलती कर देते हो, जानबूझकर। जैसे गोल क्रांति, कुछ लोग टमाटर यहाँ पे लगा दोगे, क्यों लगा दो भाई? तुम्हारे घर की बात थोड़ी ना है। काली क्रांति की अगर मैं बात करूं, ब्लैक रिवोल्यूशन, तो पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा। किसको? पेट्रोलियम। आपको पता होगा कि भारत सरकार का जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो किसमें होता है बेटा? भारत सरकार का जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो पेट्रोल पर, और वो होता है किस पर बेटा? आपके ब्याज के पैसे पर। क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो नहीं आ रही बच्चों? क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऑडियो वीडियो नहीं आ रही हो? चलिए आ रही है, तो पहले सवाल का जवाब दिया जाए। 10 सवाल पूछूंगा, देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? हो गए बच्चों? तो सर ये माना जाता है किसको? एम एस स्वामीनाथन जी को। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी बताओगे जरा? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सर आपने ही बताया था 1966 1967। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए श्वेत क्रांति अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी सर, ये आपका दुग्ध उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? पिंक रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी सर, ये हो जाएगी आपकी झींगा उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बेटा आप एक बार रिफ्रेश कर लो अपने फोन को, एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चों। तो ये संबंध हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मिल्क प्रोडक्शन से।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? देखो ना तो मोरारजी देसाई है ना ये है, तो बताओ जरा ए या बी, क्या आंसर आएगा? देखता हूं कौन बच्चा बिल्कुल सही जवाब देगा। वेल डन, पूरी क्लास एकदम बहुत अच्छे से आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया डॉक्टर बुर्गेश कुरियन जी। अगला देखिए, गोल क्रांति का संबंध किससे है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। टमाटर, अंडा, आलू, सलजम। मैं 20 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। खत्म, सारे बच्चों का सही जवाब आ गया। जितने इसे बोलते हैं कि पढ़ाई करना, इसे बोलते हैं कि मेहनत करना, लगन और ईमानदारी के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करना। हर बच्चे का सबने दे दिया जवाब। अब मैं क्या 20 मिनट तक पहुंचूंगा जब पहले ही सब बच्चे सही जवाब दे चुके हैं। सर जी गोल क्रांति का संबंध आलू, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? आपको देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उसने उल्टा पूछ लिया, आप कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड बिल्कुल नहीं है, हरित क्रांति बिल्कुल नहीं है, अब ना तो श्वेत क्रांति है ना ही स्वर्ण क्रांति में से कोई एक होगा। बताओ क्या आंसर आएगा? 20 सेकंड दे रहा हूं यहां भी मैं आपको। हर क्वेश्चन के आपको 20 सेकंड देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। ऑपरेशन फ्लड होगा, हरित क्रांति होगा या स्वर्ण क्रांति होगा? तो बच्चों इस सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो स्वर्ण क्रांति आ जाएगा। पहले आप मुझे बताओ, जो दिन में मैं आपकी 2-2 क्लास ले रहा हूं, आपको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी आप कहो गुरुजी मेरा ये सिलेबस रह गया, वो सिलेबस रह गया। आपको मैं बता दूं, कल आपकी इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। कल आपकी इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। कल सुबह मैं आपको पढ़ाऊंगा, 9 बजे क्लास लूंगा, ये वाला टॉपिक रहेगा बेरोजगारी। और अब सुन लो मैं टॉपिक क्या पढ़ाने वाला हूं। आज दोपहर 3 बजे नोबेल प्राइज, आज पढ़ाने वाला हूं नोबेल प्राइज 3 बजे। इसके बाद अगर मैं कल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कल की बात करूं तो कल शाम को 3 बजे क्या पढ़ाने वाला हूं? तो बेटा यहां पे पढ़ाने वाला हूं स्पोर्ट्स। क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? स्पोर्ट्स। क्योंकि अब आपकी स्टैटिक जीके चलने वाली है कई दिन लगातार, करीब करीब मुझे लगता है कि 7 से 8 दिन मैं अब आपको स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपके कई दिन 2-2 क्लास होंगी आने वाले 4-5 दिन तक। 2-2 क्लास जरूर कर लेना। उसका कारण क्या, मैं 2 क्लास ले क्यों रहा हूं उसका कारण बताता हूं। आपको पता होगा त्योहारों का समय था, उस समय ना तो आप क्लास ले पाए ना मैं क्लास ले पाया, है ना। और आप लोग इस समय थोड़े खुश हो जाइएगा कि तुम्हारा गुरु ऐसा नहीं है कि क्लास ली और छोड़ दिया, बात खत्म होगी। नहीं, मैं पूरा हर एक चीज कराऊंगा आपको, टॉपिक 1 बाय 1 कराने वाला हूं। और आपको ये भी पता होगा कि इस बैच में मैं आपको साइंस भी कराने वाला हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल ये रहा, आपको बताना पीली क्रांति का संबंध किससे है? मैंने बताया था पीली क्रांति जब आती है तो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर जाता है, सरसों पर। लेकिन सरसों तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं। पीली क्रांति जब आती है तो आप लोगों का एक ही जवाब आएगा, सर सरसों नहीं है, तो आपने कहा था तिलहन दे देना जवाब। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, रजत क्रांति, ये सिल्वर रिवोल्यूशन जो होती है इसका संबंध किससे? शायद मैंने ये नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, ये अंडा उत्पादन से पढ़ा है शायद। अगला आज का लास्ट सवाल देख लीजिए, नीली क्रांति। मुझे उम्मीद है कि आप में से हर बच्चे के 10 में से 10 नंबर आए। बोलो बेटा यस या नो। अगर टॉपिक क्लियर हो गया, टॉपिक क्लियर और 10 में से 10 नंबर आए तो एक बार लिख जरूर दो कि थैंक यू मोरल सर, आज हमारे 10 में 10 नंबर आए और हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसने यहाँ के 10 में 10, शुभम के 10 में 10, काव्या के 10 में से 10 में भाई, चिराग के 9 है, पता नहीं कहां गड़बड़ कर दी इन्होंने, दिलीप भाई के भी 9 है। तो बच्चों अब मैं आपका क्या करूंगा, जैसे डेली एक टॉपिक कराया उसके 10 से 12 क्वेश्चन आपको कराया करूंगा। एक टॉपिक 10 से 12 क्वेश्चन। जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी, कौन कौन सी बेरोजगारी भारत में है और किस किस बेरोजगारी के बारे में आपको पता है, किसके बारे में नहीं पता है, उन सब पर हम कल एक डिस्कस करेंगे, एक विशेष चर्चा होगी। कल की क्लास 9 बजे आप सबके लिए खास, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और बच्चों आज आपकी बीच में 5 से 6 मिनट खराब हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ी तबीयत खराब थी, वोमिटिंग हो गई बीच में एकदम, तो मुझे क्लास से जाना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ करना। कभी कोई बच्चा बाद में शिकायत कर दे कि गुरुजी 5 मिनट क्लास छोड़ के गए थे। मैं कोई घूमने नहीं गया था, थोड़ी सी क्लास तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे क्लास छोड़नी पड़ी थी, है ना। तो कभी आपको लगे कि गुरुजी पता नहीं क्यों हमारी क्लास छोड़ के चले गए थे, ऐसा कोई नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम थी, मुझे जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।
अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। लव यू बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद।